प्रिया नाम की एक युवती थी जो अपने गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी। उसका परिवार साधारण लेकिन खुशहाल जीवन व्यतीत करता था। लेकिन एक दिन गांव में एक भयानक घटना घटी। मंगल नामक एक कुख्यात डाकू ने गांव पर हमला किया। उसने गांव के कई लोगों को लूटा और प्रिया को अपने साथ ले गया। प्रिया का परिवार और गांव के लोग इस घटना से बहुत दुखी थे। उन्होंने सम्राट अकबर के दरबार में जाकर न्याय की गुहार लगाई। अकबर ने प्रिया के परिवार की बात ध्यान से सुनी और मामले की गंभीरता को समझा। उन्होंने तुरंत अपने विश्वसनीय मंत्री बीरबल को इस मामले की जांच और प्रिया को मुक्त कराने का आदेश दिया। बीरबल ने कुछ सिपाहियों के साथ गांव में जाकर छानबीन शुरू की। उन्होंने गांव वालों से बात की और मंगल डाकू के बारे में जानकारी इकट्ठा की। बीरबल की बुद्धिमानी और रणनीति के कारण उन्हें जल्दी ही पता चल गया कि मंगल डाकू कहाँ छिपा हुआ है। बीरबल और उनके सिपाहियों ने उस स्थान पर हमला किया और कड़ी मेहनत के बाद मंगल डाकू को पकड़ने में सफल रहे। प्रिया को सुरक्षित बचाया गया और उसे उसके परिवार के पास वापस ले जाया गया। मंगल डाकू को सम्राट अकबर के सामने पेश किया गया, जहां उसे उसके अपराधों के लिए कड़ी सजा दी गई। अकबर ने प्रिया और उसके परिवार को न्याय दिलाया और गांव वालों को आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसे किसी भी खतरे से निपटने के लिए वे हमेशा उनके साथ हैं। इस घटना से अकबर की न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता की एक और मिसाल कायम हुई। गांव वालों ने अकबर और बीरबल की प्रशंसा की और प्रिया के परिवार ने अकबर का धन्यवाद किया। इस प्रकार अकबर ने अपने न्यायपूर्ण शासन से प्रिया को न्याय दिलाया और गांव में शांति बहाल की। बात उन दिनों की है जब सम्राट अकबर भारत के महान शासक थे। उनकी न्यायप्रियता और दयालुता की दूर दूर तक चर्चा थी। एक दिन अकबर के दरबार में एक युवक नामक अर्जुन पहुंचा। वह बहुत परेशान और चिंतित लग रहा था। अकबर ने अर्जुन से पूछा, क्या हुआ? तुम इतने चिंतित क्यों हो? अर्जुन ने रोते हुए बताया, महाराज, मेरी बहन सुनीता को गांव के एक प्रभावशाली व्यक्ति ठाकुर रतन सिंह ने अपहरण कर लिया है। उसने हमारे परिवार को धमकाया है कि अगर हमने किसी से कुछ कहा तो वह सुनीता को नुकसान पहुंचाएगा। अकबर ने तुरंत इस मामले को गंभीरता से लिया और अपने विश्वासपात्र सेनापति राजा मानसिंह को इस मामले की जांच और सुनीता को सुरक्षित वापस लाने का आदेश दिया। राजा मानसिंह ने अपने कुछ सिपाहियों के साथ उस गांव की ओर प्रस्थान किया। गांव पहुंचकर राजा मानसिंह ने वहां के लोगों से जानकारी इकट्ठा की और ठाकुर रतन सिंह के ठिकाने का पता लगाया। उन्होंने एक योजना बनाई और ठाकुर के किले पर हमला करने का निर्णय लिया। राजा मानसिंह और उनके सिपाहियों ने रात के समय किले पर हमला किया और सुनीता को सुरक्षित बाहर निकालने में सफल रहे। सुनीता को सुरक्षित वापस लाने के बाद राजा मानसिंह ने ठाकुर रतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उसे सम्राट अकबर के दरबार में पेश किया। अकबर ने ठाकुर रतन सिंह को कड़ी सजा दी और उसे जेल में डाल दिया। अकबर ने अर्जुन और सुनीता को न्याय दिलाया और उन्हें आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसे किसी भी अन्याय के खिलाफ वे हमेशा उनके साथ हैं। इस घटना से अकबर की न्यायप्रियता और दयालुता की एक और मिसाल कायम हुई। गांव वालों ने सम्राट अकबर और राजा मानसिंह की प्रशंसा की और सुनीता के परिवार ने अकबर का धन्यवाद किया। इस प्रकार अकबर ने अपने न्यायपूर्ण शासन से सुनीता को न्याय दिलाया और गांव में शांति और सुरक्षा बहाल की। एक समय की बात है जब भारत में महान सम्राट अकबर का शासन था। उनके दरबार में न्याय की देवी की तरह अकबर का सम्मान होता था। एक दिन उनके दरबार में एक गरीब किसान रमेश अपनी पत्नी सीमा के साथ आया।
वे दोनों बहुत दुखी और परेशान लग रहे थे। अकबर ने उनसे पूछा, तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो? मुझे बताओ, क्या समस्या है? रमेश ने कहा, महाराज, हमारे गांव के मुखिया गोवर्धन सिंह ने हमारी जमीन हड़प ली है। हम पर झूठे इल्जाम लगाकर हमें हमारे ही खेतों से बेदखल कर दिया है। अब हमारे पास रहने और खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अकबर ने इस मामले को गंभीरता से लिया और अपने सबसे चतुर मंत्री बीरबल को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। बीरबल ने तुरंत गांव का दौरा किया और वहां के लोगों से गोवर्धन सिंह के बारे में जानकारी जुटाई। उन्होंने पाया कि गोवर्धन सिंह ने अपनी ताकत और पैसे के बल पर रमेश की जमीन पर कब्जा कर लिया था। बीरबल ने एक योजना बनाई। वह गोवर्धन सिंह के पास जाकर बोले, महाराज, अकबर ने आपको अपने दरबार में बुलाया है। उन्होंने सुना है कि आप बहुत धनी और ताकतवर व्यक्ति हैं। वे आपसे मिलकर प्रसन्न होंगे। गोवर्धन सिंह यह सुनकर खुश हो गया और तुरंत अकबर के दरबार में पहुंच गया। अकबर ने उसका स्वागत किया और उसे सम्मानित किया। फिर उन्होंने गोवर्धन सिंह से पूछा, आपने रमेश की जमीन क्यों हड़प ली? गोवर्धन सिंह ने झूठ बोलते हुए कहा, महाराज, वह जमीन मेरी है। रमेश ने मुझसे उधार लिया था और उसे वापस नहीं कर सका, इसलिए मैंने उसकी जमीन ले ली। बीरबल ने अकबर के इशारे पर रमेश और सीमा को दरबार में बुलाया। उन्होंने गोवर्धन सिंह के झूठ को साबित करने के लिए सबूत पेश किए और गांव वालों की गवाही ली। गोवर्धन सिंह का झूठ पकड़ा गया और उसे उसके अपराधों के लिए कड़ी सजा दी गई। अकबर ने रमेश और सीमा को उनकी जमीन वापस दिलवाई और उन्हें न्याय दिलाया। उन्होंने गांव वालों को भी आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसे किसी अन्याय के खिलाफ वे हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। इस घटना के बाद अकबर की न्यायप्रियता की और भी अधिक सराहना की गई। गांव वाले खुशहाल जीवन जीने लगे और रमेश और सीमा ने अकबर का धन्यवाद किया। इस प्रकार अकबर ने अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से एक और मिसाल कायम की। एक बार की बात है कि अकबर बादशाह और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल के बीच एक रोचक संवाद हुआ। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यदि तुम्हें प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार दिया जाए तो तुम किसे प्रधानमंत्री बनाओगे? बीरबल ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं एक साधारण किसान को प्रधानमंत्री बनाऊंगा। अकबर को यह उत्तर सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, एक साधारण किसान? क्यों? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, एक किसान पूरे दिन मेहनत करता है ताकि सभी को भोजन मिल सके। उसे हर मौसम का सामना करना पड़ता है और वह हर परिस्थिति में अपने काम को अंजाम देता है। उसमें धैर्य, समर्पण और लगन है। वह जानता है कि मेहनत का फल मीठा होता है और हर मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और उनके विचारों से प्रभावित हुए। उन्होंने समझा कि बीरबल के इस उत्तर में कितनी गहरी समझ और बुद्धिमानी है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी सूझबूझ और ज्ञान से फिर से अकबर को प्रभावित किया और यह कहानी कौन बनेगा प्रधानमंत्री के रूप में प्रचलित हो गई। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया और घोषणा की कि जो भी सबसे बुद्धिमानी से इस सवाल का उत्तर देगा उसे इनाम मिलेगा। सवाल था, यदि तुम्हें राज्य का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति चुनने का अवसर दिया जाए तो तुम किसे चुनोगे? दरबारियों में खुसफुसाहट होने लगी। हर कोई सोच में पड़ गया कि इस सवाल का सही उत्तर क्या हो सकता है। तभी बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह,
यदि मुझे राज्य का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति चुनने का अवसर दिया जाए तो मैं एक शिक्षक को चुनूंगा। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, एक शिक्षक? क्यों बीरबल? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, एक शिक्षक वह है जो ज्ञान का स्रोत होता है। वह बच्चों को सिखाता है, उन्हें सही और गलत का फर्क समझाता है। एक शिक्षक ही वह व्यक्ति है जो समाज को सभ्य और संस्कारी बनाता है। उसी की बदौलत हम सभी अपने अपने क्षेत्रों में कामयाब होते हैं। यदि शिक्षक न हो तो कोई भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता और समाज में अराजकता फैल सकती है। बादशाह अकबर ने बीरबल की इस तर्कसंगत बात को सुना और उनसे पूरी तरह सहमत हुए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और घोषणा की कि बीरबल इस प्रतियोगिता के विजेता हैं। इस प्रकार बीरबल ने अपनी सूझबूझ और तर्कशक्ति से एक बार फिर सबको प्रभावित किया और यह कहानी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में मशहूर हो गई। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने दरबार में एक दिलचस्प प्रश्न पूछा। उन्होंने सभी दरबारियों से कहा, यदि आपको यह चुनना पड़े कि कौन सबसे बड़ा योद्धा है, तो आप किसे चुनेंगे? हर कोई सोच में पड़ गया और अलग अलग उत्तर देने लगे। किसी ने महान सेनापति का नाम लिया तो किसी ने किसी वीर सैनिक का। लेकिन बीरबल चुपचाप खड़े थे, जैसे कुछ सोच रहे हों। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ा योद्धा कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मेरे अनुसार सबसे बड़ा योद्धा वह है जो अपनी भावनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। अकबर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, यह कैसे संभव है, बीरबल? कृपया समझाओ। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, बाहरी शत्रुओं से लड़ना और युद्ध जीतना एक बात है, लेकिन अपने अंदर के शत्रुओं से लड़ना और उन्हें हराना सबसे कठिन काम है। क्रोध, लालच, अहंकार और भय जैसे भावनाएं इंसान को कमजोर बना सकती हैं। जो व्यक्ति इन भावनाओं पर काबू पा लेता है, वही सबसे बड़ा योद्धा है। वह न केवल अपनी मानसिक शांति बनाए रखता है, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनता है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। उन्होंने स्वीकार किया कि सचमुच सबसे बड़ा योद्धा वही है जो अपनी भावनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी अद्वितीय सोच और गहरी समझ से सबको प्रभावित किया और यह कहानी सबसे बड़ा योद्धा के रूप में मशहूर हो गई। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि वह जानना चाहते हैं कि कौन सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है और क्यों। उन्होंने अपने सभी दरबारियों से इस सवाल का उत्तर मांगा। दरबारियों ने अलग अलग लोगों के नाम लिए। किसी ने प्रसिद्ध विद्वानों का नाम लिया तो किसी ने राजगुरु का। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह चुपचाप खड़े थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है और क्यों? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मेरे अनुसार सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपनी गलतियों से सीखता है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, यह कैसे, बीरबल? कृपया विस्तार से समझाओ। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वह हमेशा खुद को सुधारता रहता है। वह हर गलती को एक अवसर मानता है और उससे ज्ञान प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी लाभकारी होता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उनसे सीखता है, वही वास्तविक बुद्धिमान है। अकबर ने बीरबल की इस तर्कसंगत बात को सुना और उनसे पूरी तरह सहमत हुए।
उन्होंने समझा कि बुद्धिमानी केवल ज्ञान या शिक्षा में नहीं होती, बल्कि यह आत्मसुधार और सीखने की क्षमता में होती है। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी सूझबूझ और गहरी समझ से सबको प्रभावित किया और यह कहानी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में प्रचलित हो गई। एक समय की बात है, बादशाह अकबर के राज्य में कई महीनों से बारिश नहीं हो रही थी। सारे राज्य के लोग परेशान थे और फसलें सूखने लगी थीं। अकबर खुद भी इस समस्या से बहुत चिंतित थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उनसे इस समस्या का समाधान पूछने लगे। बीरबल ने कुछ समय सोचकर कहा, जहांपनाह, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे भगवान खुश हो जाएं और बारिश हो। मैं एक सुझाव देता हूं। अकबर ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, क्या सुझाव है बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, हम एक बड़ा समारोह आयोजित करेंगे जिसमें राज्य के सभी लोग शामिल होंगे। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और भगवान से बारिश के लिए विनती करेंगे। अकबर को बीरबल का सुझाव अच्छा लगा और उन्होंने तुरंत समारोह की तैयारी शुरू करने का आदेश दिया। सारे राज्य में घोषणा कर दी गई और लोग समारोह के लिए एकत्रित होने लगे। समारोह के दिन एक विशाल मैदान में सभी लोग इकट्ठे हुए। बीरबल ने लोगों को संबोधित किया और कहा, हम सब मिलकर भगवान से बारिश के लिए प्रार्थना करेंगे। सबको अपने अपने घर से एक एक बाल्टी पानी लाना है। लोगों ने बीरबल की बात मानी और सभी ने अपने घर से एक एक बाल्टी पानी लाकर मैदान में डाला। धीरे धीरे मैदान पानी से भर गया। बीरबल ने तब लोगों से कहा, अब हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे। सभी लोग एक साथ प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना सच्ची और सामूहिक थी। अचानक आसमान में बादल घिरने लगे और थोड़ी देर में मूसलाधार बारिश होने लगी। सभी लोग खुशी से झूम उठे और बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। इस प्रकार बीरबल ने अपनी सूझबूझ और सामूहिक प्रयास से राज्य की समस्या का समाधान निकाला और सभी को एकता का महत्व भी समझाया। एक समय की बात है, बादशाह अकबर के राज्य में लंबे समय से बारिश नहीं हुई थी और लोग सूखे से परेशान थे। फसलें सूखने लगीं, पशु पक्षी भी प्यास से व्याकुल हो रहे थे। अकबर इस समस्या से बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपने दरबार के सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल को बुलाया और उनसे इस समस्या का समाधान पूछने लगे। बीरबल ने कुछ देर सोचकर कहा, जहांपनाह, मुझे कुछ दिन का समय दें। मैं इस समस्या का समाधान ढूंढूंगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को समय दिया। बीरबल ने कुछ दिन बाद अकबर से कहा, महाराज, हमें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। इस अनुष्ठान के लिए हमें राज्य के सबसे धर्मनिष्ठ और सच्चे व्यक्ति की आवश्यकता होगी। हमें उस व्यक्ति को ढूंढना होगा। अकबर ने तुरंत ही अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे राज्य भर में जाकर सबसे धर्मनिष्ठ और सच्चे व्यक्ति को ढूंढें। कई दिन बीत गए, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। फिर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हमें राज्य की प्रजा से मिलकर पूछताछ करनी चाहिए। अकबर और बीरबल दोनों वेश बदलकर राज्य के विभिन्न हिस्सों में गए और लोगों से बातचीत करने लगे। एक दिन वे एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां एक वृद्ध महिला रहती थी। वृद्धा बहुत ही गरीब थी, लेकिन वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी और उसकी प्रार्थना सच्ची और निर्मल थी। बीरबल ने वृद्धा से कहा, माँ, हमें आपकी प्रार्थना की आवश्यकता है। आप हमारे साथ चलेंगी? वृद्धा ने विनम्रतापूर्वक सहमति दी और अकबर और बीरबल के साथ महल चली गई। महल में पहुंचने पर बीरबल ने उस वृद्धा से प्रार्थना करने को कहा। वृद्धा ने अपनी सच्ची और निर्मल प्रार्थना शुरू की। थोड़ी ही देर में आकाश में बादल घिर आए और जोरदार बारिश शुरू हो गई।
राज्य के सभी लोग खुश हो गए और अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की। अकबर ने बीरबल से पूछा, यह कैसे संभव हुआ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सच्ची और निर्मल प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। इस वृद्धा की सच्चाई और धर्मनिष्ठा ने ही भगवान को प्रसन्न किया और हमें बारिश मिली। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल राज्य की समस्या का समाधान किया बल्कि लोगों को सच्चाई और धर्मनिष्ठा का महत्व भी समझाया। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। अचानक एक किसान आया और उसने अकबर से शिकायत की, जहांपनाह, मेरे खेतों में बहुत दिनों से पानी नहीं पहुंच रहा है। मेरी फसलें सूख रही हैं। कृपया कुछ कीजिए। अकबर ने किसान की बात सुनी और तुरंत बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दें। मैं इस समस्या का समाधान ढूंढ लूंगा। अगले दिन बीरबल ने राज्य के सारे बच्चों को महल के पास बुलाया और उन्हें कहा, बच्चों, आज हम सब मिलकर एक खेल खेलेंगे। तुम सबको अपने अपने घर से एक एक बाल्टी पानी लाना है और इस मैदान में डालना है। जो भी सबसे ज्यादा पानी लाएगा उसे इनाम मिलेगा। बच्चों को खेल का सुनकर बहुत खुशी हुई और वे दौड़ दौड़ कर पानी लाने लगे। हर बच्चा अपने घर से पानी लाकर मैदान में डालने लगा। थोड़ी ही देर में मैदान में पानी भर गया। बीरबल ने तब बच्चों से कहा, अब तुम सब अपने अपने खेतों में जाकर इसी तरह पानी डालो। बच्चों ने बीरबल की बात मानी और अपने अपने खेतों में जाकर पानी डालने लगे। किसान भी बच्चों की मदद करने लगे। धीरे धीरे सारे खेतों में पानी पहुंच गया और फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। अकबर ने जब यह देखा तो वह बीरबल की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और खेल ने हमारे राज्य की समस्या का हल निकाल दिया। एक दिन अकबर ने बीरबल की चतुराई को परखने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपने दरबार में एक गाना गाने वाला आदमी बुलाया। वह आदमी बहुत अच्छा गाना गाता था और सभी दरबारी उसकी प्रशंसा कर रहे थे। गाना खत्म होने के बाद अकबर ने देखा कि उसकी अंगूठी गायब है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, मेरी अंगूठी गायब हो गई है। इसे ढूंढने में मेरी मदद करो। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, महामहिम, कृपया इस गाने वाले को फिर से बुलाएं। मुझे लगता है कि चोर यहीं मौजूद है। जब गाने वाला फिर से आया, बीरबल ने कहा, महामहिम, मुझे लगता है कि यह चोर हम सबके बीच में है। मुझे सबकी हथेलियां देखनी होंगी। सभी दरबारियों ने अपनी हथेलियां दिखाई, लेकिन चोर का पता नहीं चला। बीरबल ने फिर कहा, अब मैं एक गाना गाऊंगा और चोर का हाथ अपने आप काला हो जाएगा। फिर बीरबल ने एक गाना गाना शुरू किया और कहा, जिसने भी अंगूठी चुराई है वह अपना हाथ काले रंग से ढक लेगा। यह सुनकर चोर डर गया और उसने अपने हाथ को अपनी जेब में डाल लिया ताकि काला न हो जाए। बीरबल ने तुरंत देखा कि किसने अपना हाथ छुपा रखा है और अकबर को बताया। अकबर ने उस आदमी को गिरफ्तार किया जिसने अपनी जेब में हाथ छुपाया था और उसकी जेब से अंगूठी बरामद की। इस प्रकार बीरबल की चतुराई से चोर पकड़ा गया और अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। एक दिन अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने अपने राज्य के सबसे बड़े दरबार में सभी प्रमुख व्यक्तियों को आमंत्रित किया और एक कीमती हार पहनकर वहां उपस्थित हुए। सभा के दौरान अचानक हार गायब हो गया और अकबर ने घोषणा की, मेरा कीमती हार गायब हो गया है, जिसे ढूंढने में बीरबल मेरी मदद करेगा। बीरबल ने सोचा और फिर अकबर से कहा, महामहिम, चिंता मत कीजिए, मैं हार को ढूंढ निकालूंगा।
सबसे पहले मुझे दरबार के सभी दरवाजों को बंद करवा दीजिए ताकि कोई भी बाहर न जा सके। अकबर ने आदेश दिया और दरवाजे बंद कर दिए गए। फिर बीरबल ने कहा, अब मुझे एक मोमबत्ती और एक बड़ा कटोरा चाहिए। बीरबल ने मोमबत्ती जलाई और कटोरे के अंदर रख दी। फिर उसने सभी दरबारियों से कहा, आप सब बारी बारी से अपने हाथ कटोरे के ऊपर ले जाइए और यह कहिए, अगर मैंने हार चुराया है तो मेरा हाथ जल जाएगा। सभी दरबारियों ने ऐसा ही किया, लेकिन एक व्यक्ति ने अपना हाथ कटोरे के ऊपर नहीं रखा। बीरबल ने तुरंत उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, यह व्यक्ति चोर है। अकबर ने उस व्यक्ति की तलाशी ली और वाकई में हार उसके पास मिला। चोर ने स्वीकार किया कि उसने डर के कारण अपना हाथ कटोरे के ऊपर नहीं रखा था, क्योंकि उसे डर था कि उसका हाथ जल जाएगा। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई की प्रशंसा की और चोर को दंड दिया। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे और अकबर को गर्व हुआ कि उनके दरबार में बीरबल जैसा समझदार मंत्री है। चोर का हाथ काला। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक कीमती मोती की माला पहनी। दरबार के बीच में अचानक माला गायब हो गई। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, मेरा कीमती मोती की माला गायब हो गई है, इसे ढूंढने में मेरी मदद करो। बीरबल ने दरबार के सभी दरवाजों को बंद करवा दिया और फिर सबको एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। उसने सबको एक एक करके आगे आने के लिए कहा। फिर बीरबल ने एक बड़ा कपड़ा मंगवाया और सभी के सामने रखा। उसने कहा, मैं इस कपड़े पर एक मंत्र पढ़ूंगा जिससे चोर का हाथ काला हो जाएगा। फिर बीरबल ने एक मंत्र पढ़ा और कहा, अब सब अपने हाथ कपड़े पर रगड़े। सभी दरबारियों ने अपने हाथ कपड़े पर रगड़े, लेकिन एक व्यक्ति ने नहीं किया। बीरबल ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, यह व्यक्ति चोर है। जब उस व्यक्ति के हाथ देखे गए तो वे साफ थे। उसने सोचा था कि अगर वह कपड़े पर हाथ रगड़ेगा तो उसके हाथ काले हो जाएंगे, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। माला उसके पास से मिल गई और अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की। एक दिन अकबर ने एक महंगे हीरे की अंगूठी पहनी और दरबार में आए। अचानक अंगूठी गायब हो गई और अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दरबारियों से कहा, मैं सभी को एक एक करके एक कमरे में ले जाऊंगा और उनसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक एक करके कमरे में बुलाना शुरू किया। हर बार जब कोई अंदर आता, बीरबल एक विशेष प्रकार की चौक से दरवाजे के पीछे उसका नाम लिखता। जब सभी दरबारियों से पूछताछ हो गई तो बीरबल ने दरवाजे पर लिखे नामों की जांच की। उसने देखा कि एक नाम को किसी ने घबराहट में मिटाने की कोशिश की थी। बीरबल ने उस व्यक्ति को बुलाया और उससे पूछा, तुमने अपना नाम क्यों मिटाया? वह व्यक्ति डर गया और सच उगल दिया कि उसने अंगूठी चुराई थी। अंगूठी बरामद हो गई और अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। और गायब सिक्के। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने शिकायत की कि उसके पास से 100 सोने के सिक्के गायब हो गए हैं। वह सिक्के दरबार के भीतर ही कहीं खो गया था। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस व्यापारी के सिक्के गायब हो गए हैं, कृपया इन्हें ढूंढने में मदद करें। बीरबल ने सोचा और फिर सभी दरबारियों को एक पंक्ति में खड़ा किया। उसने सबको अपनी जेबें खाली करने के लिए कहा। जब सभी दरबारियों की जेबें खाली हो गईं, तब भी सिक्के नहीं मिले। बीरबल ने सोचा और फिर एक उपाय किया। बीरबल ने एक लंबी छड़ी मंगवाई और सबको कहा, यह एक जादुई छड़ी है, इसे मैं सबकी जेब में डालूंगा और जिसके पास भी सिक्के होंगे
उसकी छड़ी बढ़ जाएगी। यह कहकर उसने छड़ी को सबकी जेबों में डालना शुरू किया। जब उसने एक दरबारी की जेब में छड़ी डाली तो दरबारी बहुत घबराया। बीरबल ने उसकी घबराहट देखकर कहा, तुम्हारे पास सिक्के हैं, इसे स्वीकार कर लो। वह दरबारी डरते हुए मान गया कि उसने सिक्के चुराए थे और सिक्के वापस कर दिए। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और चोर दरबारी को दंड दिया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से समस्या को हल कर दिया और व्यापारी के सोने के सिक्के वापस मिल गए। अकबर और बीरबल एक बार यमुना तट पर टहल रहे थे। मौसम सुहाना था। उन दिनों बीरबल को फारसी सीखने का शौक चर्राया था। ऐसे भी फारसी जानना उन दिनों विद्वत्ता की पहचान थी, क्योंकि शासन की भाषा फारसी ही थी। अकबर को इस बात की जानकारी थी कि बीरबल इन दिनों फारसी सीख रहे हैं। उन्हें बीरबल के साथ चुहल करने का मन हो आया। बीरबल के साथ टहलते टहलते अकबर उस स्थान पर चले आए जहां पर उन्होंने और बीरबल ने अपने घोड़े को बांधा था। बीरबल को बादशाह के घोड़ों के पास आने का मतलब यही समझ में आया कि अकबर अब महल की वापसी के लिए तत्पर हैं, इसलिए वे भी अपने घोड़े के पास चले गए और उसे खोलने लगे। बादशाही मुर्गियों के बीच इकलौता मुर्गा। जब बीरबल का जवाब सुनकर अकबर भी अचकचा गए और मंत्रियों व दरबारियों की जुबान लज्जा के कारण खुल नहीं पाई। अकबर और बीरबल के बीच संबंध कुछ इस तरह प्रगाढ़ हो चले थे कि उनके बीच मर्यादा और औपचारिकता की सीमाएं टूटने लगी थीं। कई बार उनके बीच चलने वाली नोकझोंक में अनुशासन का पालन हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता था और उसकी चपेट में सारे दरबारी भी आ जाते थे। एक बार अकबर ने बीरबल को बेवकूफ बनाने की सोची। इससे पहले जब कभी भी अकबर ने बीरबल को छकाने का प्रयास किया था, तब उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। इसलिए अकबर ने अपने इस प्रयत्न में मंत्रियों और दरबारियों को भी शामिल कर लिया था। अकबर ने मंत्रियों और दरबारियों को इस बात के लिए राजी किया था कि बीरबल जब दरबार में आएंगे तब वे उन्हें बताएंगे कि रात को उन्होंने एक स्वप्न देखा है जिसमें एक फरिश्ते ने उनसे कहा कि राजमहल के पास जो तालाब है उसमें उनके दरबारी बारी बारी से गोता लगाएं। जो दरबारी एक अंडे के साथ तालाब से निकलेगा वह शरीफ होगा और जो बिना अंडे के बाहर निकलेगा वह होगा पक्का शैतान। इतना बताकर अकबर ने सभी मंत्रियों एवं दरबारियों को एक एक अंडा दिलवा दिया, जिसे उन लोगों ने अपने अंत वस्त्रों में छुपा लिया। जब दरबार में बीरबल आए तो अकबर ने अपने सपने का ऐलान करते हुए सपने का विवरण दिया और इसके बाद मंत्रियों एवं दरबारियों से चलकर तालाब में बारी बारी से डुबकी लगाने को कहा। बीरबल यह देखकर चकित रह गए कि अकबर के स्वप्न की चर्चा सुनकर किसी भी दरबारी ने कोई सवाल ही उठाया। आश्चर्यजनक रूप से सबके सब तालाब में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो गए। यह सवाल बीरबल के मन में उमड़ने घुमड़ने लगा। अब चूंकि सब तालाब की ओर जा रहे थे, इसलिए बीरबल की भी मजबूरी हो गई कि वे भी उनके साथ चलें। बीरबल ने एक विचित्र बात यह भी महसूस की कि सभी दरबारी अधिक चपल और प्रसन्न दिख रहे थे। बादशाह, जो ऐसे मौकों पर बीरबल को साथ रखना पसंद करते थे, अपने मंत्रियों के साथ चल रहे थे। इस भीड़ में बीरबल खुद को अकेले पा रहे थे। तालाब के किनारे पहुंचने के बाद अकबर के बैठने की व्यवस्था हुई। बादशाह के तख्त के पास टोकरी भी रख दी गई। थोड़ी ही देर में तालाब के आसपास का नजारा बदल गया। एक एक करके दरबारी तालाब में उतरते, डुबकी लगाते और हाथ में अंडा लिए बाहर निकलते। वे अंडे को बादशाह के पास रखी टोकरी में रखकर तख्त के दूसरी तरफ दरबारियों के लिए बनाए गए स्थान पर जाकर बैठ जाते। सभी मंत्रियों और दरबारियों ने डुबकी लगा ली थी। सबके सब अंडे के साथ तालाब से बाहर आए थे।
अंत में अकबर कहा, बीरबल, अब तुम भी डुबकी लगा ही लो। बीरबल का मस्तिष्क तेज गति से काम कर रहा था। उन्हें विश्वास हो चला था कि इस डुबकी लगाने वाले खेल में बादशाह भी शामिल हैं, वरना अनेक धूर्त मंत्रियों और कुटिल दरबारियों के हाथ में तो अंडे नहीं आते। यह सब सोचते हुए बीरबल तालाब मने उतरे, डुबकी लगाई, लेकिन हाथ में अंडा नहीं आया। बीरबल तालाब से निकलते निकलते एक निर्णय पर पहुंचे और जोर से बांग दी। वे बांग देते देते ही बादशाह के पास पहुंचे। अकबर ने उन्हें खाली हाथ आया देखकर पूछा, बीरबल, तुम बिना अंडे के? बीरबल ने फिर से जोरदार बांग लगाई और कहा, जहांपना, आपकी अंडा देने वाली मुर्गियों के बीच मैं ही तो एकमात्र मुर्गा था। अब मेरी बात का भरोसा न हो तो आप भी पानी में उतरकर आजमा लें। बीरबल की बात सुनकर बादशाह भी झेंप गए और मंत्रियों एवं दरबारियों की जुबान लज्जा के कारण खुल नहीं पाई। बादशाह ने अपनी झेंप मिटाते हुए कहा, बीरबल, तुमसे पार पाना मुमकिन नहीं है। बाल पर सवाल। और फिर इसके बाद अकबर ने बीरबल से हथेली के बाल के बारे में कभी भी कोई सवाल नहीं पूछा। अकबर और बीरबल के बीच एक विचित्र संबंध था। दोनों के बीच नोकझोंक और एक दूसरे पर कटाक्षों का उपयोग खूब हुआ करता था। वाक्चातुर्य अकबर में भी था, किंतु बीरबल प्राय बाजी मार जाते थे। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम तो जानकारियों का खजाना हो, मुझे एक बात बताओगे? पूछिए जहांपना। अगर बुद्धि काम करेगी तो जरूर बताऊंगा, बीरबल ने कहा। असल में मैं आज तक नहीं समझ पाया कि मेरी हथेली पर बाल क्यों नहीं उगते, जबकि शरीर के अधिकांश हिस्से में किसी न किसी रूप में बाल मौजूद हैं। बस मुझे अपनी हथेली देखकर हैरत होती है कि वहां बाल क्यों गैरहाजिर हैं। अकबर ने सवाल किया। बीरबल ने शीघ्रता से कहा, महाराज, इतनी सी बात? मैं तो समझा था कि कोई मुश्किल सवाल आपको परेशान किए दे रहा है। हाँ बीरबल, इसी बात से परेशान हूँ। तुम बताओ तो सही कि मेरी हथेली पर बाल क्यों नहीं हैं? अकबर ने व्यंग्य भाव से मुस्कराते हुए पूछा। जहांपना, आप दरियादिल बादशाह हैं। अपनी रियाया से आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और उन्हें किसी तरह की परेशानी में देखना आपको मंजूर नहीं। इसलिए जब कभी आपके द्वार पर कोई मुसीबत का मारा आता है, तब आप उसकी मदद करते हैं। जरूरतमंदों को दान देते रहने के कारण आपकी हथेली घिस गई है, इसलिए उस पर बाल उग नहीं पाते, बीरबल ने कहा। अकबर खुश हुए और अपनी सामान्य दिनचर्या में लग गए। बीरबल भी अपने काम में मग्न हो गए। कुछ दिन बीतने के बाद अकबर ने बीरबल से एक दिन अचानक ही पूछ लिया, अरे बीरबल, तुम्हारी हथेली पर भी तो बाल नहीं हैं। इसका मतलब है कि तुम भी दानी हो। बीरबल को इस बात का अंदेशा था कि कभी भी अकबर उनसे यह सवाल पूछ सकते हैं, इसलिए वे पहले से ही तैयार थे। उन्होंने छूटते ही कहा, महाराज, मेरी हथेली पर बाल नहीं होने का कारण दान देना नहीं, दान लेना है। आप मुझे दरबार में छोटी छोटी उलझनें सुलझाने का अवसर देते हैं और मेरे समाधान पर प्रसन्न होकर मुझे इनाम देते रहते हैं। आपसे इनाम लेते लेते मेरी हथेलियां भी घिस गई हैं और उन पर बाल उग ही नहीं पाते। अकबर बीरबल की इस हाजिर जवाबी से बहुत खुश हुए। इसके कुछ दिन बाद अपने दरबार में अकबर ने बीरबल से पूछ लिया, बीरबल, तुमने मेरी हथेली और अपनी हथेली पर बाल नहीं होने का कारण तो बता दिया। आज तुम यह देखो कि मेरे दरबार में जितने भी दरबारी हैं, उनमें से किसी की हथेली पर बाल नहीं हैं। ऐसा क्यों है? बीरबल ने इस प्रश्न का उत्तर भी पहले से सोच रखा था। मुस्कराते हुए कहा, जहांपना,
सच्ची बात यह है कि दरबार में जब भी आप मुझे इनाम देते हैं तब तमाम दरबारी हाथ मलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी इनाम पाने की हसरत है। लेकिन हताशा में हाथ मलने के सिवा वे और कर भी क्या सकते हैं? इसीलिए उनकी हथेली पर बाल नहीं उग पाते।